अब 35th पॉइंट में बढ़ते हैं लोकायुक्त फंक्शन एंड पावर। सो सेम टू सेम एज लोकपाल बट रिस्ट्रिक्टेड टू स्टेट ओनली। तो जब लोकपाल हमारा सेंट्रल लेवल पे काम करता है, लोकायुक्त हमारा स्टेट लेवल पे काम करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है PI। Public interest mean an expression which indicates something in which general public or community at large has some pecuniary interest or some interest by which their legal rights or liabilities are affected। तो या तो पिकनरी इंटरेस्ट है या कुछ ऐसा इंटरेस्ट है जिससे उनके लीगल राइट और लाइबिलिटीज अफेक्ट्स हो जनरल पब्लिक और कम्युनिटी एट लार्ज के, तो इसको कहा जाता है पब्लिक इंटरेस्ट। ये एक्सप्रेशन को पब्लिक इंटरेस्ट बोला जाता है। और लिटिगेशन का मतलब है लीगल एक्शन इंक्लूडिंग ऑल लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएटेड इन द कोर्ट विद द इफेक्ट ऑफ इन्फोर्सिंग ए राइट एंड सीकिंग ए रेमेडी। तो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के हिसाब से PIL मीन्स ए लीगल एक्शन इनिशिएटिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर enforcement ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट in which the public or class of community have pecuniary interest or some other interest by which their legal rights or liabilities are affected। तो सेम बात दोनों जगह बोल रहा है, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में भी और नॉर्मल डेफिनेशन में भी। तो 1981 जस्टिस BN भगवती, इन्होंने आर्टिकुलेट किया था कंसेप्ट ऑफ PIL का। 37 टॉपिक है लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी मीन्स कि जो कैपेसिटी है टू ब्रिंग लीगल एक्शन और टू अपीयर इन द कोर्ट टू एड्रेस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल और सिविल राइट्स अब्यूज़ इन इंडिया। सो उसको इस PIL के थ्रू, इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू स्कोप जो था लोकस स्टैंडी का वो वाइडन हुआ है। PIL कब फाइल कर सकते हैं? PIL हम जब हम देखें कि वायलेशन हुआ है फंडामेंटल राइट्स या अदर लीगल राइट्स का पब्लिक एट लार्ज में या कम्युनिटी एट लार्ज में, जो हमने ऊपर देखा, तब PIL फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। PIL प्राइवेट कंसर्न्स में नहीं एंटरटेन किया जाएगा। जैसे लैंडलॉर्ड टेनेंट के बीच में बात हुई, पेंशन या ग्रेचुटी के रिलेटेड बात हुई, मेडिकल एंड अदर इंस्टीट्यूशंस बात हुई, कोई पेंडिंग केस का पिटीशन है उसके रिलेटेड में बात हुई, तो ये सब प्राइवेट कंसर्न्स माने जाते हैं। इन सब में PIL का रोल ना के बराबर होता है। PIL को स्टैट्यूट में डिफाइन नहीं किया है। लीगल एक्शन इन कोर्ट फॉर पब्लिक इंटरेस्ट बोला गया है सोशल इकोनॉमिक रीजंस के लिए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इसका। हाई अगर होगा तो PIL फाइल कर सकते हैं। हाई कोर्ट में हम अदर देन फंडामेंटल राइट्स के लिए कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हम फंडामेंटल राइट के लिए ही करेंगे PIL फाइल। PIL के कई मैटर्स हो सकते हैं जैसे कि ह्यूमन राइट हो गया, जस्टिस हो गया, चाइल्ड वेलफेयर हो गया, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में हो गया, राइट ऑफ पुअर हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए, रिलीजियस राइट्स हो गए। PIL एडमिसेबल नहीं होगा, ये हमने पढ़ लिया है पर्सनल प्राइवेट कंसर्न्स के लिए। अच्छा, रिट कैसे फाइल होगी? सुप्रीम कोर्ट में आप एक सिंपल चिट्ठी भी लिख देंगे तो भी रिट फाइल हो जाती है। एक बार ये बॉन्डेड लेबर के लिए कुछ हुआ था, जेल हरेसमेंट चाइल्ड के लिए भी हुआ था, तो जहाँ पे हरेसमेंट हो रही थी, डेथ बाय पुलिस हो गई थी और ये राइट भी हुआ था विक्टिम की वजह से। तो उस केस में सिंपल लेटर टू द सुप्रीम कोर्ट लिख दिया गया था, उसको ही एक रिट मान ली गई थी। वैसे तो 2 कॉपीज़ हाई कोर्ट में दी जाती है और 5 कॉपीज़ आपको कॉपी ऑफ पिटीशन इन सुप्रीम कोर्ट में दी जाती है। कुछ प्रोमिनेंट केस लॉज है, केस लॉ जैसे जिसकी वजह से PIL पिक्चर में आया। PIL पिक्चर में आया क्योंकि ये सारे इंस्ट्रूमेंट थे, ये सारे केस लॉ थे जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज के रूप में बाहर आए। जैसे 2G का केस, इंदिरा साहनी का केस, शीला भरसे का केस, सुनील बत्रा का केस, इंदिरा साहनी का केस, परमानंदा कतारा का केस, इन सब चीज़ों की केस की वजह से PIL का सीन में आया। फिर कुछ और केस लॉज है जो PIL के बहुत ही फेमस और प्रोनाउंस केस लॉ है, जैसे हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जहाँ पे स्पीडी ट्रायल के बारे में PIL की गई थी। SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें भी कुछ सफिशिएंट इंटरेस्ट थे, पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर था। MC मेहता का केस था, MC मेहता में स्कोप वाइडन कर दिया, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन भी बोला गया।
जे मोहार प्राता एंड कंपनी वर्सेस उड़ीसा, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन कंगर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये सब इसके कुछ केस लॉज है पीआईएल के, बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही फेमस। डिसएडवांटेज ऑफ पीआईएल। सो कई कंसर्न्स होते हैं पीआईएल के जो कि हम डिसएडवांटेज भी बोलते हैं, कहते हैं नॉट बी पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इसको कई लोगों ने पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन बनाया है, तो वो पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है। शुड बी जेन्युइन पब्लिक रॉन्ग, जेन्युइन पब्लिक रॉन्ग ही होना चाहिए, तभी पीआईएल करते हैं। देखते हैं कि कई बार जेन्युइन पब्लिक रॉन्ग नहीं होता पर भी फिर भी लोग कर देते हैं। ईजी एक्सेस है, इसको मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। हाई कोर्ट शुड फॉर्मुलेट, कोर्ट मस्ट वेरी क्रेडेंशियल एंड वेरीफाई द फैक्ट्स। हाई कोर्ट फॉर्मुलेट करिए, कोर्ट को मस्ट वेरीफाई द क्रेडेंशियल और वेरीफाई द फैक्ट्स। अगर ये होता है तभी हम इसको करेंगे, अदरवाइज हम एडमिट ही नहीं करेंगे पीआईएल को। नेक्स्ट टॉपिक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से अब 4-5 टॉपिक ही रह गए, तो आइए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या होता है कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर एक अथॉरिटी बनती है जो कि एडजुडिकेशन जिसके पास पावर होती है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बोला जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स आर एजेंसीज बाय स्पेसिफिक एनेक्टमेंट टू एडजुडिकेट अपॉन द कंट्रोवर्सी दैट मे अराइज इन द कोर्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट एनेक्टमेंट्स। सिंपल सी बात। तो इसका पर्पस क्या है कि स्पीडियर एडजुडिकेशन होगी, डिस्प्यूट का जल्दी सेटलमेंट होगा, कंप्लेंट जल्दी ख़त्म होगी। इन ए ट्रिब्यूनल मैटर्स आर एडजुडिकेटेड बाय बेंच कंप्राइजिंग बोथ जुडिशियल और नॉन जुडिशियल मेंबर। तो हो सकता है कि ये डायरेक्ट जज हो, नॉन जज हो और टेक्निकल के बंदे भी हो। ट्रिब्यूनल्स आर नॉट सब्सटीट्यूट। ट्रिब्यूनल्स को कोर्ट का सब्सटीट्यूट कभी नहीं बोला जाता। कई सारे ट्रिब्यूनल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं सेंट्रल एक्ट से, जिसमें से कुछ है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 से कॉन्स्टिट्यूट हुआ। रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल जो रेलवे एक्ट 1989 से कॉन्स्टिट्यूट हुआ। क्लेम ट्रिब्यूनल जो मोटर व्हीकल एक्ट 1939 से कॉन्स्टिट्यूट हुआ। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 से हुआ। एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 से कॉन्स्टिट्यूट हुआ। कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल जो कंपटीशन एक्ट 2002 से हुआ। जो डिसीजन होते हैं ट्रिब्यूनल्स के वो सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी होते हैं बिफोर द डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट विद इन हुज द जुरिडिक्शन द कंसर्न ट्रिब्यूनल वुड फॉल। तो जिस जुरिडिक्शन के अंडर वो ट्रिब्यूनल फॉल होता है वो ट्रिब्यूनल के अंदर सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी होते हैं डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट से थ्रू एन अपील के थ्रू। ग्रोथ ऑफ ट्रिब्यूनल और क्वाजी जुडिशियल बॉडी। इसको इतना ग्रोथ क्यों मिला, इसको इतनी पॉपुलैरिटी क्यों मिली, उसका बात करते हैं। सो सबसे पहले द इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल 323A और 323B जो कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सक्लूडिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226-227 एक्सेप्ट द जुडिशरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर द 136 फॉर ओरिजिनेटिंग एन efficacious alternative institution mechanism और authority for specific judicial cases। तो 323A 323B का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि भाई जुरिडिक्शन हाई कोर्ट की एक्सक्लूड कर दो जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट की और एक नया एफिशिएंसियस अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म अथॉरिटी बनाओ फॉर स्पेसिफिक जुडिशियल केसेस के लिए। ये क्यों किया गया? टू रिड्यूस द पेंडेंसी एंड लोअर द बर्डन ऑफ केसेस। फ्रॉम ए फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू ट्रिब्यूनल ना ही जुडिशनल बॉडी है ना ही एब्सोल्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, ये दोनों के बीच की एक बॉडी है, तो इसलिए इसको कहा जाता है क्वासी जुडिशियल बॉडी। डिसीजन इसका जो होता है उसको डिक्री या जजमेंट नहीं बोला जाता, उसको अवार्ड बोला जाता है।
डिपेंडेंट ऑन लेजिस्लेचर नॉट एन इंडिपेंडेंट बॉडी। नेचर इसका परमानेंट नहीं है, ये कभी भी डिज़ोल्व की जाती है, कभी भी डिज़ोल्व कर सकते हैं इसको। ट्रिब्यूनल जो होती है मे बी पार्टी टू डिस्प्यूट भी हो सकते हैं, क्योंकि केस ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट भी होता है। चेयरपर्सन और अदर जुडिशल पर्सन को जज या मजिस्ट्रेट यहाँ पे नहीं बोला जाता। तो ये आपके डिफरेंस भी हो सकते हैं, हम अभी डिफरेंस भी नीचे पढ़ेंगे कोर्ट और ट्रिब्यूनल के बीच में, जो कि हमारा 47 है, पर स्टिल ये सारे भी आपके डिफरेंस है कोर्ट और ट्रिब्यूनल के बीच में। अच्छा, अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंट्रल एडमिन ट्रिब्यूनल। तो सेंट्रल एडमिन ट्रिब्यूनल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये समझते हैं। देखिए जी, सेंट्रल एडमिन ट्रिब्यूनल के मस्ट हैव ऑब्लिगेटरी स्टैट्यूटरी ओरिजिन। मतलब जो ये सेंट्रल एडमिन ट्रिब्यूनल है ये किसी एक्ट के थ्रू ही आएगा, एक्ट में लिखा होगा कि ये ट्रिब्यूनल बना है, तो ये इसलिए ये तभी पिक्चर में सीन में आएगा। ये इसमें कुछ फीचर होंगे ऑर्डिनरी कोर्ट के जैसे, बट सारे नहीं। ये क्वासी जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करेगा और जुडिशियल फंक्शन भी परफॉर्म करेगा, बट और ये बाउंड होगा कि जुडिशियली एक्ट करे हमेशा हर सर्कमस्टांसिस में। इस पे रूल ऑफ एविडेंस और प्रोसीजर स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं होते। मतलब यहाँ ये एविडेंस और प्रोसीजर पे एकदम ये अंधे की तरह विश्वास नहीं करता जैसे कोर्ट विश्वास करते हैं। ये थोड़ा इंडिपेंडेंट होता है और नॉट सब्जेक्ट टू एनी एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस इन द डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन, बाउंड टू अबाइड बाय द प्रिंसिपल नेचुरल ऑफ जस्टिस। तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस लगाता है और ये ज़्यादा इस पर इंटरफेरेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस नहीं होती। फेयर, ओपन और इम्पार्शियल एक्ट इज़ द इनडिस्पेंसिबल रिक्विजिट। यही इसकी खासियत है, इनडिस्पेंसिबल रिक्विजिट है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की। जो प्रेरोगेटिव रेट्स है, जो स्पेशल रेट्स है, जो हमने मिस्टर हेलो मिस्टर प्लीज़ कम इन क्यू जो पढ़ा है, उसमें सर्चुरारी और प्रोहिबिशन अवेलेबल है अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। सो सर्चुरारी हम कहते थे और प्रोहिबिशन हम कहते थे, तो वो एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकता। और सर्चुरारी हम कहते थे कि भाई ये जुडिशिएशन से आगे का काम कर गया। तो दोनों के सम इसके रेट्स के ये रेट्स इनके अगेंस्ट अवेलेबल है। कोई प्रोसीजरल मैटर में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पोजेसेस द पावर ऑफ ए कोर्ट टू समन विटनेस, टू एडमिनिस्ट्रेट ओथ एंड टू कंपेल टू प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो ये कुछ कोर्ट के भी फीचर्स इसमें आ जाते हैं। वर्किंग ऑफ सेंट्रल एडमिन ट्रिब्यूनल, तो ये इसमें आप ये जो ऊपर हमने लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स, वो आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। अब आते हैं डिफरेंस इन कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल में। तो एक कोर्ट में और ट्रिब्यूनल में क्या फ़र्क है। एक कोर्ट ऑफ लॉ इज़ ए पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम, ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम से चलता आ रहा है। बट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इज एजेंसी क्रिएटेड बाय स्टैच्यू एंड डोन्ड बाय विद जुडिशियल पावर। तो मतलब ये एक एजेंसी है जो स्टैच्यू ने बनाई है, थोड़े से जुडिशियल पावर इसको दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, एक्ट से, सॉरी। द कोर्ट ऑफ लॉ is vested with general jurisdiction over all the matters, but tribunal deals with the service matter and is vested and limited with limited jurisdiction to decide a particular case. तो जो कोर्ट के पास है वो जनरल जुरिस्डिक्शन है, बट अपने ट्रिब्यूनल के पास एक लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है। कोर्ट इज स्ट्रिक्टली bound by all the rules and of evidence and by the procedure of the civil CPC, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, बट ऐसा कोई बाउंडेशन आपके ट्रिब्यूनल में नहीं दिखता। द डिसीजन ऑफ कोर्ट इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर, प्राइमरली बेस्ड ऑन एविडेंस एंड मटेरियल प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। बट ट्रिब्यूनल का केस में ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ये सब्जेक्टिव होता है। दैट इज एट टाइम्स इट मे डिसाइड द मैटर टेकिंग इनटू अकाउंट द पॉलिसी एंड एक्सपीडियंसी। कोर्ट जो है वो अपने जुडिशियल प्रेसिडेंट से उसके द्वारा बाउंड होता है। प्रिंसिपल और रेस जुडिकाटा लगता है कि हाँ, अगर बड़े कोर्ट ने किया तो छोटे, अगर इसका केस पहले से चल रहा है तो पुराने के उसको मना कर दो कि ये हम केस में प्रोसीड नहीं करेंगे, और प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस लगेगा। वेयर एज ट्रिब्यूनल के केस में
ऑब्लिगेशन ऑब्लिगेटरी नहीं है टू फॉलो द प्रेसिडेंट प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा, बट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो फॉलो किया जाएगा। कोर्ट डिसाइड कर सकता है कि ये कोई लेजिस्लेशन वैलिड है कि नहीं है, बट ट्रिब्यूनल नहीं कर सकता। ऑल कोर्ट्स आर ट्रिब्यूनल बट ऑल ट्रिब्यूनल्स आर नॉट कोर्ट। तो यही हमारी रिवीजन होगी अब फटाफट पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के टॉपिक्स के बारे में। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा और ये आपकी एक रिवीजन करने में बिल्कुल हेल्प किया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।